हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। आज का द हिंदू का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। आज का एजेंडा जो है हमारे पास, एक तो आशा से रिलेटेड न्यूज़ है, एग्जाम में कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है। उसके अलावा परमानेंट कमीशन जो कल भी न्यूज़ में था, परसों भी न्यूज़ में था, उसके बारे में हमारे पास एडिटोरियल आया। एलएसी के बारे में न्यूज़ है। प्रेयर एट हागिया सोफिया, ये न्यूज़ है। हागिया सोफिया पिछले कई दिनों से न्यूज़ में है। एनपीए के बारे में एक न्यूज़ है। इंडिया श्रीलंका रिलेशंस के बारे में न्यूज़ है। और करेंसी स्वैप जो इंडिया श्रीलंका के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है, उससे रिलेटेड न्यूज़ है। कॉन्स्टिट्यूशनल कॉर्नर में हम आज डिस्कस करेंगे रोल ऑफ स्पीकर, क्योंकि एक डिबेट चल रही है लगातार, स्पीकर का रोल किस तरीके का होना चाहिए या क्या है प्रेजेंट में, और कंट्रोवर्सी क्या है उससे रिलेटेड जो राजस्थान में जो भी हो रहा है। तो ये एक रोल ऑफ स्पीकर को लेकर डिबेट स्टार्ट हो गई है। तो ये फ्रंट पेज है हमारे पास। फ्रंट पेज में हमारे पास दिया है, आफ्टर हाईकोर्ट ऑर्डर गहलोत स्टेजेस धरना फॉर असेंबली सेशन। तो बेसिकली ये ड्रामा क्या है, ये पूरा ड्रामा जो है राजस्थान में जब 19 एमएलए ने सीएम के अगेंस्ट विद्रोह करा एक तरीके से और दिल्ली पहुंच गए थे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी नहीं थी, लेकिन जो सीएम है उनका आरोप ये है, या कांग्रेस का आरोप ये है कि ये बीजेपी के साथ मिलकर सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब वहां के स्पीकर ने डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग स्टार्ट करी थी 19 एमएलए के अगेंस्ट। ठीक है, और उन 19 एमएलए का कहना यह था कि डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स हमारे खिलाफ तब स्टार्ट हो सकती हैं जब हमने पार्टी छोड़ी और डिफेक्शन किया हो। लेकिन हमने डिफेक्शन थोड़ी करा है, पार्टी थोड़ी छोड़ी है, तो हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। तो ये सारी चीजें चल रही थी। तो वो जो 19 एमएलए थे वो हाईकोर्ट चले गए थे। हाईकोर्ट ने स्पीकर के डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स के ऊपर स्टे लगा दिया था। फिर स्पीकर सुप्रीम कोर्ट चले गए थे कि हाईकोर्ट डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स के ऊपर रोक नहीं लगा सकता, क्योंकि वो तो अंडर प्रोसेस है। जुडिशरी तब इंटरवेंशन कर सकती है जब मेरा डिसीजन आ गया हो। मेरा तो डिसीजन ही नहीं आया, मैंने अभी डिस्क्वालीफाई थोड़ी किया, अभी तो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जो है हाई कोर्ट के ऑर्डर को स्टे लगाने से मना कर दिया है। तो उसके बाद से डिबेट चल रही है कि क्या है, वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। एक कॉन्स्टिट्यूशनल कॉर्नर है, उसमें पूरा डिस्कस कर लेंगे डिटेल में कि क्या है कहानी। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली अशोक गहलोत डिमांड कर रहे हैं कि असेंबली सेशन होना चाहिए गवर्न, क्योंकि असेंबली सेशन बुलाने की जो अथॉरिटी है वो होती है गवर्नर के पास। तो गवर्नर असेंबली सेशन को बुलाए, ऐसा डिमांड कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी उन्हें लग रहा है कि नंबर, क्योंकि सरकार उसी की बनती है जिसके पास मेजॉरिटी होती है। 50% से ज्यादा एमएलए जिसके पास होंगे, सरकार उसी की बनेगी। तो उनकी कैलकुलेशन होगी कि उनके पास 50% से ज्यादा एमएलए उनके फेवर में है। ये उनकी अपनी कैलकुलेशन होंगी, इसलिए वो गवर्नर से डिमांड करें कि सेशन बुलाया जाए असेंबली। अब वहां पर मेजॉरिटी प्रूव करके दिखाएंगे हम। उससे क्या होगा, अगर मेजॉरिटी प्रूव हो गई तो अगले 6 महीने तक ट्रस्ट वोट नहीं बुलाया जा सकता। ठीक है, अगर मेजॉरिटी प्रूव हो गई तो 6 महीने तक ट्रस्ट वोट नहीं बुलाया जा सकता। तो फिर उससे होगा क्या फायदा उसको, राजस्थान के सीएम को, कि अगले 1 महीने में कुछ सर्कमस्टांसेस में चेंजेस होते हैं। मान लो कुछ एमएलए और कांग्रेस पार्टी को छोड़ के जाते हैं, तो वहां पर ट्रस्ट वोट नहीं होगा फिर विधानसभा में। ठीक है, अभी फिलहाल ऐसा हो सकता है कि आने वाले हफ्ते 10 दिन 15 दिन में थोड़ा इक्वेशन बदल जाए और कांग्रेस के अगेंस्ट हो जाए मामला, और उस समय ट्रस्ट वोट हो तो कांग्रेस का ट्रस्ट वोट जो है वो जीत ना पाए फ्लोर टेस्ट में, और सरकार उनकी गिर जाए। तो वो अभी क्योंकि उनके फेवर में सर्कमस्टेंसेस हैं, इसलिए वो डिमांड कर रहे हैं कि ट्रस्ट वोट होना चाहिए, असेंबली सेशन बुलाओ। गवर्नर के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। ठीक है, बीजेपी आरोप लगा रही है कि गुंडागर्दी कर रहे हैं, गवर्नर को धमकी दे रहे हैं। तो ये सब चल रहा है वहां पर। ठीक है, तो उसके अलावा ये न्यूज थी, केसेस अक्रॉस 13 लाख मार्क, डेली डेथ्स ओवर 750। तो 13 लाख क्रॉस कर गए केसेस और 750 से ज्यादा डेली डेथ है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स इसमें कुछ बनाने नहीं है, लेकिन अपडेट रहना है आपको कि क्या हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा एक यूपी का किडनैप केस न्यूज में था। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। क्रिमिनल्स ने 30 लाख की डिमांड करी थी, फिरौती, किडनैप कर दिया था एक इंडिविजुअल को, लैब टेक्नीशियन को। तो जो फैमिली थी उन्होंने 30 लाख भी दिए और उन्होंने उसके बावजूद भी लैब टेक्नीशियन को मार दिया। तो ये एक न्यूज में था। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है।
ठीक है। आईपीएल यूएई में होने वाला है, ऐसा कुछ चल रहा है अभी। सेंटर से भी परमिशन चाहिए और यूएई की भी परमिशन चाहिए, तो अंडर प्रोसेस है। तो 19 सितंबर से 8 नवंबर के बीच में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में आईपीएल होने वाला है, प्लान्ड है फिलहाल, ठीक है। उसके अलावा ये न्यूज में एन आशा एन ऑटो एन येन फॉर अ सर्विस, ठीक है। हेल्थ वर्कर है आशा, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि आशा क्या होता है, वो अभी आगे डिस्कस कर लेते हैं। अडवाणी जी ने रिकॉर्ड कराया बाबरी डिमोलिशन केस में, तो बहुत सारे लोगों के ऊपर एफआईआर लॉन्च हुई थी। केस चल रहा है जब बाबरी मस्जिद डिमोलिशन हुआ था 1991 में, तो उसके बाद से लगातार केस चल रहा है। तो उन्होंने अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया है। तो हालांकि उनका कहना है कि ये पॉलिटिकल रीजंस के वजह से हमारे खिलाफ केस लॉन्च हुआ है, तो ये ऐसा कहना है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर से इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आशा देख लेते हैं, कई बार एग्जाम में आया है। आशा क्या है? आशा की फुल फॉर्म है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। देखो अब आशा बहन जी एक वर्ड यूज होता है रूरल एरिया में बहुत ज्यादा। रूरल एरिया के लोगों को खुद नहीं पता होगा कि आशा की फुल फॉर्म क्या है, बहुत सारे लोगों को, कुछ ही लोगों को वहां पर पता होगा। लेकिन ये वर्ड बहुत कॉमन होता है आशा बहन जी, कि अरे किसी को अगर टीका लगाना है या प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटी रूरल एरिया में किसी को बुखार या प्रेगनेंसी के दौरान क्या डाइट रखनी चाहिए, कोई छोटी मोटी बीमारियां हैं, तो गांव में आशा बहनजियां होती हैं। तो वहां पर लोग बोलते हैं कि भाई आशा बहन जी को के पास जा रहे हैं या आशा बहन जी को बुला रहे हैं हम। तो आशा बहन जी प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड कर लेती है। तो एक तरीके की नर्स होती है जिसको छोटी मोटी चीजें पता रहती है प्राइमरी हेल्थ केयर से रिलेटेड, उनको आशा बहन जी बोला जाता है। आशा की एक्चुअल फुल फॉर्म है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, अलग अलग एग्जाम में कई बार आए। और ये जो आशा बहनजियां हैं इनको गवर्नमेंट एक तरीके से रिक्रूट करती है। इनकी सैलरी अलग अलग उसमें, जैसे 3,000 रुपये महीना होगी या 2,000 रुपये महीना, तो 3,000 के करीब इनकी शायद सैलरी है इस समय एट प्रेजेंट। तो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर होती हैं, इंस्टीट्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। गांव में जो थोड़ी पढ़ी लिखी लेडीज होती हैं उनको आशा बहनजियां अपॉइंट कर लिया जाता है। रिक्रूटमेंट होता है, प्रॉपर ट्रेनिंग होती है उनकी, प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटी किस तरीके से प्रोवाइड की जाती है। तो हमारा नेशनल रूरल हेल्थ मिशन था, 2005 में स्टार्ट हुआ, तो उसके अंडर ही आशा बहनजियों को रिक्रूट किया जाता है रूरल एरिया में। तो आशा बहनजी कौन है? इज अ ट्रेन्ड फीमेल कम्युनिटी हेल्थ एक्टिविस्ट है बेसिकली, कि टीका लगाना है गांव में बच्चों को, प्रेग्नेंट लेडी है, कब हॉस्पिटल जाना चाहिए उन्हें, कब नहीं, कौन सी दवाइयाँ खानी है, कैल्शियम की दवाई खानी है, छोटे मोटे इंजेक्शन टीके वगैरह वही आशा बहनजियाँ ही लगा देती हैं। तो ये कई बार एग्जाम में आए हैं, तो ये आपको एक आइडिया अच्छा होना चाहिए। उसके अलावा स्टूडेंट जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। और उसके अलावा अगर आपको एक फ्री प्रिपरेशन करनी है तो हमारा टेलीग्राम जो है चैनल वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम स्टडी मटेरियल वगैरह अपलोड करते रहते हैं। क्विज भी मिलेगी आपको उसमें, वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे, नोट्स भी मिलेंगे, उसमें आपको सब कुछ मिलेगा। यूपीएससी के लिए अलग है और बैंक एसएससी के लिए अलग है। उसके अलावा हमारे इक्वेशंस आईएएस ऐप है जिसमें आपको यूपीएससी का एक फुल कंप्लीट कोर्स मिलेगा, बैंक एसएससी का भी कंप्लीट कोर्स मिलेगा, ठीक है। और ओनली क्वांट का अगर लेना चाहे तो ओनली क्वांट का भी आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा। आप उसमें लेक्चर्स को चेक भी कर सकते हैं, कुछ लेक्चर्स उसमें फ्री भी हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं, ये हमारे पास एक एडिटोरियल है आर्म्स एंड द विमेन, ठीक है। ये आर्म्स मतलब यहाँ पर आर्म्ड फोर्सेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बेसिकली एडिटोरियल किस चीज के ऊपर है कि जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आर्मी में चल रहा था विमेन के साथ, तो वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अब खत्म हुआ है जब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक फॉर्मल सैंक्शन लेटर दिया है, ग्रांट ऑफ परमानेंट कमीशन टू विमेन ऑफिसर्स इन आर्मी। अब बेसिकली ये हम कल भी डिस्कस कर चुके हैं, बेसिकली आर्मी में विमेन्स ना अंडर शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू जब विमेन सेलेक्ट होती हैं तो 10 इयर्स के लिए उनका सिलेक्शन होता है। 10 इयर्स की ही उनकी सर्विस होती है, केवल 10 साल की सर्विस होती है, ठीक है, अंडर शॉर्ट सर्विस कमीशन। और 10 साल के बाद उनके पास चॉइस रहती है कि 4 साल तक और एक्सटेंड कर सकते हैं, 4 और साल तक, मतलब 14 इयर्स टोटल हो जाता है।
तो 14 साल की ही नौकरी कर सकती हैं। तो 14 साल के बाद वो रिटायर हो गई एक तरीके से विमेन, और उन 14 साल की सर्विस के बाद उन्हें पेंशन भी नहीं मिलती विमेन को, ठीक है। परमानेंट कमीशन उन्हें मिला नहीं, 14 साल की ही उनकी नौकरी थी आर्म्ड फोर्सेस में। तो अभी तक ऐसा था शॉर्ट सर्विस कमीशन में। और जबकि मेन जब शॉर्ट सर्विस कमीशन में सेलेक्ट होते थे 10 साल की सर्विस के बाद, उनके पास ऑप्शन होता था अगर वो परमानेंट कमीशन के लिए जाना चाहे तो जा सकते हैं। तो एक डिस्क्रिमिनेशन था, विमेन भी शॉर्ट सर्विस कमीशन में सेलेक्ट हो रही है और मेन भी, ठीक है। रिक्रूटमेंट हो रहा है मेन का भी, लेकिन मेन को तो ऑप्शन दिया जा रहा है 10 साल के बाद एक परमानेंट कमीशन का, विमेन को नहीं मिल रहा था परमानेंट कमीशन का ऑप्शन, उन्हें केवल 4 साल का एक्सटेंशन मिल रहा था। तो कुछ विमेन जो है सुप्रीम कोर्ट गई थी, फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था कि विमेन को भी परमानेंट कमीशन मिलना चाहिए, ठीक है। तो फिर उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक फॉर्मल लेटर निकाला है, ठीक है। तो वो एक न्यूज में था, अब विमेन को भी परमानेंट कमीशन मिलेगा आर्म फोर्सेस में, मतलब 10 साल के बाद शॉर्ट सर्विस कमीशन में उनके पास भी ऑप्शन होगा अगर वो परमानेंट कमीशन के लिए जाना चाहती हैं तो। और उन्हें फिर पेंशन भी मिल सकती है, क्योंकि पेंशन के लिए मिनिमम सर्विस के रूल्स होते हैं कि 20 साल की तो कम से कम सर्विस करी हो आर्म फोर्सेस में। अब पहले क्या था, शॉर्ट सर्विस कमीशन में मैक्सिमम 14 साल, तो एलिजिबल ही नहीं थे पेंशन के लिए, तो 20 साल की सर्विस के बाद एलिजिबल हो जाते हैं पेंशन के लिए। तो ये एक एडिटोरियल जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आर्मी में हो रहा था उसी के बारे में है कि अब नहीं है वो, ठीक है। और इसमें ये भी लिखा हुआ है कि अलग अलग स्ट्रीम थी विमेन की ना, जहां पर अलाउड था विमेन को ना काम करना। जैसे अगर हम बोले कि इंटेलिजेंस में थी वहां पर विमेन, लॉजिस्टिक्स में थी, ट्रेनिंग में थी, मतलब बेसिकली बैटल ग्राउंड में नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बैटल फील्ड में विमेन वहां पर अलाउड नहीं है, लेकिन बाकी चीजों में है। यहाँ पर 10 स्ट्रीम्स डिफाइंड हैं आर्मी में, ठीक है। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप 10 स्ट्रीम्स लिखें, ठीक है। तो ये एक आपको पता होना चाहिए परमानेंट कमीशन से रिलेटेड। उसके अलावा ये एक आर्टिकल आया है जिसमें बोला है चाइना येट टू डिसएंगेज फ्रॉम LAC स्पॉट्स। ये बेसिकली आर्टिकल किसके ऊपर बेस्ड है, एक US बेस्ड इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, एक डॉक्यूमेंट है जिसमें उसने बताया है कि देखिए इंडिया का जो क्लेम है LAC, ये है, ये इंडिया का क्लेम है, ठीक है। ये चाइना है बेसिकली और ये इंडिया है, ठीक है। लेकिन अब हम अगर देखें तो चाइना का क्लेम क्या है, चाइना ये क्लेम कर रहा है अब LAC, ठीक है। तो हम ये क्लेम कर रहे हैं और चाइना ये क्लेम कर रहा है LAC को, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को। तो US इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये कह रही है कि ये जो टेरिटरी है कई जगह, एक तो चाइना के जो है हेलीपोर्ट्स हैं जहां पर हेलीकॉप्टर्स लैंड किए जा सकते हैं, उसके अलावा सपोर्ट बेसिस भी हैं कई जगह, उसके अलावा कैंपमेंट्स है जहां पर कैंप वगैरह लगाए जा सकते हैं, उसके अलावा प्री एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है चाइना का इन एरियाज में, मतलब इंडियन टेरिटरी के अंदर। बेसिकली ये जो था 1960 इंडिया चाइना जो बॉर्डर टॉक्स थी 1960 में, ये दोनों के बीच में ऑन पेपर्स डिस्कस हो रखा है कि ये एक LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, 1960 में, ठीक है। लेकिन चाइना काफी आगे तक, ये ऐसा नहीं कि अभी बढ़ा है, ये काफी पहले 1999 से 1999 से पहले ही चाइना यहाँ तक पहुंच चुका है। तो जैसे हम बोलते हैं कि वहां पर फिंगर्स लाइक स्ट्रक्चर है, फिंगर 1 हाथ की हथेलियां होती है ना, तो वहां पर नाम भी इसी तरीके से दिए हैं, फिंगर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो हमारी टेरिटरी अगर हम बोलेंगे कि फिंगर 8 को भी हम क्लेम करते हैं, तो फिंगर 8 को हम क्लेम कर रहे हैं, लेकिन चाइना जो है फिंगर 8 7 6 फिंगर 4 तक पहुंच गया था, फिंगर 4 तक चाइना क्लेम कर रहा है अपना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो यहां पर अभी भी डिसएंगेजमेंट जो है होना बाकी है LAC में, तो डिसएंगेजमेंट नहीं हुआ है। डिसएंगेजमेंट का मतलब है अभी इंगेज है, दोनों का झगड़ा चल रहा है, बहस चल रही है आपस में कि भाई जो पुरानी वाली सिचुएशन है वो आनी चाहिए। तो ये लगातार न्यूज में आ ही रहा है डेली, बस आपको थोड़ा सा समझना है LAC। और इससे रिलेटेड हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये सारी चीजें कहाँ की हैं, लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, लद्दाख की हैं, ठीक है। दौलत बेग ओल्डी रोड आपको पता होना चाहिए, LAC के अलोंग एक पैरेलल रोड इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर खींचा है वहां पर, तो ये आपको पूरा एक अच्छा आइडिया होना चाहिए। हागिया सोफिया से रिलेटेड न्यूज कई बार आई है और
अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम में हागिया सोफिया से रिलेटेड क्वेश्चन आए, वो स्टूडेंट ना कर पाए, तो फिर तो लानत है उस स्टूडेंट के ऊपर कि वो हागिया सोफिया की से रिलेटेड क्वेश्चन ना कर पाए। या तो उसे प्रिपरेशन छोड़ ही देनी चाहिए, या फिर उसे क्या करना चाहिए, सीरियस हो जाना चाहिए तुरंत प्रिपरेशन को लेकर, क्योंकि रोज न्यूज में आ रहा है हागिया सोफिया से रिलेटेड। हागिया सोफिया जो है एक टर्की में है, जो कि 1952 में टर्की में इस्तांबुल में है। टर्की की कैपिटल आपको पता होनी चाहिए अंकारा है। ये भी एग्जाम में आ सकता है कि टर्की की कैपिटल क्या है। हागिया सोफिया से रिलेटेड सारी की सारी न्यूज आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में आने के बहुत हाई चांसेस हैं, क्योंकि रोज न्यूज में है। हागिया सोफिया इस्तांबुल में है, टर्की में, ठीक है। टर्की की कैपिटल अंकारा है, इस्तांबुल नहीं है, कहीं कंफ्यूजन हो किसी को, ठीक है। हागिया सोफिया चर्च था 532 एडी के टाइम पर, जिसे मॉस्क में, मस्जिद में बदल दिया गया 1453 में, जब वहां पर इस्लाम फैला, ओटोमन एम्पायर रूल कर रहा था। फिर उसके बाद रिपब्लिक ऑफ टर्की, ओटोमन एम्पायर का फॉल हुआ, रिपब्लिक ऑफ टर्की बना, और उस समय उस मस्जिद को वापस म्यूजियम में बदल दिया गया, क्योंकि ओटोमन एम्पायर, हम ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 में ओटोमन एम्पायर हार गया था, ब्रिटिशर्स जीत गए थे। तो ब्रिटिशर्स की बात करें तो हम बोले क्रिश्चियन वर्ल्ड एक तरीके से। तो क्योंकि ब्रिटिशर्स का एक डोमिनेंस था वहां पर, तो जब वहां पर नई लीडरशिप आई तो वो ये शो करना चाह रहे थे कि हम सेकुलर हैं, हम मतलब क्रिश्चियन जो सेंटिमेंट्स हैं उनकी भी रिस्पेक्ट करते हैं, जो मुस्लिम सेंटिमेंट्स हैं उनकी भी। तो उन्होंने क्या करा, क्योंकि वो इनिशियली चर्च था, बाद में मस्जिद बदला गया इस्लाम के टाइम पे 1453 में, तो उन्होंने क्या करा, क्योंकि ओटोमन एम्पायर का फॉल हो चुका था, तो फिर उसे क्या करा, उसे उन्होंने म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया कि ना तो मस्जिद रहेगा ना चर्च रहेगा, तो म्यूजियम बनाएंगे, तो म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया। फिर उसके बाद अब रिसेंटली एक कोर्ट ऑर्डर आया टर्की में, जिसके बाद से टर्किश जो प्रेसिडेंट है रेसेप ताय्यिप एर्दोगन, उन्होंने डिक्लेयर किया है कि उसे दोबारा से मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया गया है। हागिया सोफिया दोबारा से मस्जिद में कन्वर्ट हो गया है। तो बहुत सारे जो फंडामेंटलिस्ट क्रिश्चियन से या क्रिश्चियन कंट्रीज थी, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं या क्रिटिसाइज कर रहे हैं टर्की के इस स्टेप्स को, कि ये वोट बैंक पॉलिटिक्स के चक्कर में ये सब हो रहा है, लोगों को खुश करने के लिए, ताकि वोट मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है प्रेयर्स हुई हैं हागिया सोफिया में, तो हजारों लोग आए हैं, तो वो एक फोटो है प्रेयर की। तो ये लगातार न्यूज में है, ये आपको अच्छे से एक आइडिया होना चाहिए। उसके अलावा यूएस ने एक्यूज करा है रशिया को टेस्टिंग वेपन इन द स्पेस। अब देखिए ये है क्या, पहले आपको समझना चाहिए, फ्यूचर में स्पेस टेक्नोलॉजी की बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर वॉर होती है दुनिया में तो स्पेस वॉर सबसे पहले हो सकती है। स्पेस वॉर के बहुत हाई चांसेस हैं अगर डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में होती है, ठीक है, या जो पावरफुल कंट्रीज हैं उनके बीच में होती है। स्पेस वॉर का मतलब क्या है, क्योंकि वॉर टाइम में सैटेलाइट का यूज बहुत ज्यादा होता है, बहुत अच्छे से होता है। इंडिया चाइना वॉर होगा तो हम सैटेलाइट का यूज करेंगे बहुत अच्छे से। हमें लोकेशन आइडेंटिफाई करनी है ना, कहाँ कहाँ पर अटैक करना है, सैटेलाइट को यूज करके कोऑर्डिनेट भी मिलते हैं। मिसाइल्स क्या है, सैटेलाइट के कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से टारगेट को अटैक कर रही हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, सैटेलाइट का बहुत हेल्पफुल है, स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज बहुत ज्यादा है। तो पहला काम क्या करना चाहिए वॉर के टाइम पे, जैसे इंडिया चाइना वॉर होता है तो चाइना की भी सैटेलाइट्स होंगी ऐसी जो चाइना को हेल्प करेंगी वॉर में। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, चाइना की सैटेलाइट्स को गिराना है। वो भी ऐसा कर सकते हैं, सबसे पहला काम हमारी सैटेलाइट को गिरा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी सैटेलाइट जो उनको वॉर में हेल्प कर सकती है उनको गिरा देना है, ठीक है। अब सैटेलाइट तो अर्थ के सरफेस से 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर की हाइट पे होंगी, लो अर्थ ऑर्बिट में होती हैं बेसिकली। ये वाली सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग वाली सैटेलाइट्स होती हैं, स्पाइंग करती हैं, जासूसी करती हैं, ठीक है। तो अब इन सैटेलाइट्स को 300-400 किलोमीटर की हाइट में जो अर्थ के ऑर्बिट में चक्कर मार रही हैं उनको गिराना इतना आसान नहीं है। तो ये टेक्नोलॉजी किन किन के पास है, यूएस के पास है, रशिया के पास, चाइना के पास, इन तीन के पास था। इंडिया के पास आया 2019 में, 27 मार्च 2019 को इंडिया ने एंटी सैटेलाइट वेपन जो है वो सक्सेसफुली लॉन्च करा। तो हमारा ये जो टेस्ट था बहुत सक्सेसफुल था। हमने जो लो अर्थ ऑर्बिट में एक सैटेलाइट थी उसको गिरा दिया यहाँ से, अर्थ से, मतलब इंडिया से। तो टेस्टिंग काफी सक्सेसफुल रही, तो उसे हम बोलेंगे एंटी सैटेलाइट वेपन। सैटेलाइट को गिराने के लिए जो वेपन है,
क्योंकि वॉर के टाइम पे हम एनिमी कंट्री के सैटेलाइट को ही गिराएंगे पहले, या एनिमी कंट्री हमारी सैटेलाइट को गिरा सकती हैं। तो चाइना के पास था, तो वॉर के टाइम पे क्या होता है, चाइना हमारी सैटेलाइट गिरा देता, लेकिन हम तो उनकी गिरा नहीं पाते। तो इसलिए बहुत जरूरी था कि हमारे पास भी एंटी सैटेलाइट वेपन हो, जो कि हमने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया 27 मार्च 2019 को। और ये शायद आपको कुछ लोगों को याद होगा, उस दिन भी शायद शाम को 5 बजे या 6 बजे या 9 बजे, रात को 8 बजे करीब ऐसी कुछ था, मोदी जी ने अनाउंस करा कि वो टीवी में आने वाले हैं। तो लोगों को लगा कि अब मोदी जी पता नहीं डिमोनेटाइजेशन के बाद क्या लाएंगे। तो फिर शाम को 8 या 9 बजे की बात है रात की, तो उस समय फिर मोदी जी ने टीवी में आके बताया कि ऑपरेशन शक्ति, इसका नाम ऑपरेशन मिशन शक्ति था, मिशन शक्ति हमारा सक्सेसफुल रहा और एंटी सैटेलाइट वेपन हमने लॉन्च करा। तो काफी बड़ी चीज थी इंडिया के लिए, लेकिन लोगों को समझ ही नहीं आया। तो लोगों ने बोला कि भाई खुदा पहाड़ निकली चाहिए, ये क्या बोल रहे हैं, तो हमें समझ ही नहीं आई। तो ज्यादातर लोगों को ये बात उस समय समझ नहीं आई थी कि एंटी सैटेलाइट होता क्या है। ठीक है, तो एंटी सैटेलाइट जो वेपन है ये रशिया ने स्पेस में टेस्ट करा है। तो यूएस ने एक्यूज करा है रशिया को कि उनके पास प्रूफ है, यूएस ने कहा है कि मॉस्को ने, रशिया ने एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट करा है एंटी सैटेलाइट वेपन का स्पेस में। ठीक है, और हमारे पास प्रूफ है, और रशिया मना कर रहा है कि हमने नहीं करा। तो वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास प्रूफ है, यूके का भी कहना है कि हमारे पास प्रूफ है। तो ये एक न्यूज में रहा, लेकिन आपको बस ये एक तो ये पता होना चाहिए कि यूएस ने एक्यूज करा, साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसके पास एंटी सैटेलाइट सिस्टम है, कौन कौन सी कंट्री सैटेलाइट्स को गिराने के लिए उनके पास सिस्टम है, एंटी सैटेलाइट सिस्टम। और होता क्या है एंटी सैटेलाइट वेपन, ये भी आपको अच्छे से आइडिया होना चाहिए। इंडिया ने 2019 में ही टेस्ट करा है और उसका नाम मिशन शक्ति था। ये आपको अच्छे से आइडिया होना चाहिए, एग्जाम में यही सब। हमारे पास एक आर्टिकल आया है, बैंक्स ग्रॉस एनपीए में क्लाइंब टू एज मच एज 14.7% बाय मार्च। अब पहले समझ लेते हैं एनपीए क्या है। एनपीए बेसिकली नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होता है, इसका मतलब है कि जैसे अगर हम बैंक से होम लोन लें, एजुकेशन लोन लें, व्हीकल लोन लें, फिर अगर हमने बैंक से लोन लिया है तो ईएमआई भी देनी है, हर महीने इंस्टॉलमेंट देनी है। ईएमआई का मतलब है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, हर महीने टाइमली बैंक में डिपॉजिट करनी है। लेकिन अगर हम अपनी ईएमआई ना दें 3 महीने तक, ठीक है, जो कि हमें देनी चाहिए थी क्योंकि हमने लोन लिया है तो वापस भी करना है, लेकिन अगर हम ईएमआई नहीं देंगे तो वो पैसा एनपीए की कैटेगरी में चला जाता है। तो बेसिकली हमें एक बात समझ में आ रही है कि एनपीए क्या है, वो बैड लोन है जब कस्टमर डिफॉल्ट कर जाए लोन जो लिया है उसे वापस करने में, प्रिंसिपल पेमेंट में या इंटरेस्ट पेमेंट में। ठीक है, तो एनपीए इज अ बैड लोन व्हेन कस्टमर हैज डिफॉल्टेड ऑन मेकिंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑब्लिक प्रिंसिपल। लेकिन ये कब एनपीए की कैटेगरी में आता है, 3 महीने के बाद ही आता है। ऐसा नहीं कि एक इंस्टॉलमेंट नहीं दी वो एनपीए की कैटेगरी में, 3 महीने। ठीक है, एंड रिमेन्स ओवरड्यू फॉर मोर देन 90 डेज। 3 महीने के बाद ही वो पैसा एनपीए की कैटेगरी में आता है। तो ये एनपीए की डेफिनेशन है। तो यहां पर ये जो 14.7% बोला हुआ है कि एनपीए इतना हो जाएगा अगले साल मार्च तक, तो पहले समझ लेते हैं अभी क्या है। अभी जो मार्च 2020 की सिचुएशन है उस समय 8.5% है। 8.5% का मतलब है अगर बैंक की जो रिसिप्ट है, जो बैंक ने जो भी लोन दिया है कस्टमर्स को, तो 100 रुपए इंटरेस्ट जोड़कर वापस आने हैं। तो मार्च 2005 में बोल रहे हैं ग्रॉस एनपीए, ग्रॉस एनपीए 8.5% का मतलब है 8 रुपीज 50 पैसा, और ये हो जाएगा हमारा 91 रुपीज 50 पैसा। तो ग्रॉस एनपीए का मतलब है 100 रुपए में से 8.5 रुपए या 8 रुपीज 50 पैसा डिफॉल्ट हो गया, कस्टमर ने वापस ही नहीं करा। तो 100 रुपए रिसिप्ट आनी थी, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो टोटल इतना ही रिसीव कर पाया बैंक, बाकी ये पैसा एक तरीके से डूब गया। आना था 100 रुपए, इसमें प्रिंसिपल इंटरेस्ट दोनों जोड़ के बता रहा हूं। ये आना था 100 रुपए, जो भी बाजार में पैसा चल रहा था इंटरेस्ट जोड़कर 100 रुपए रिसिप्ट होनी थी, उनमें से केवल इतना ही आया, इतना पैसा एक तरीके से एनपीए हो गया। 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, कस्टमर वापस नहीं कर रहा है। तो मार्च 2020 की सिचुएशन आरबीआई के अकॉर्डिंग ये थी, और अब वो बोल रहे हैं कि अगले साल मार्च तक ये 14.7% हो जाएगा, मतलब 14 रुपीज 70 पैसा डूबने के चांसेस हैं, और बैंक से केवल 85 रुपीज 30 पैसा ही आने वाला है। ठीक है, तो ये मे क्लाइंब टू, ऐसा आरबीआई का कहना है। तो इसका मतलब
कि एनपीए और बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि कोविड-19 की वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज डाउन हो चुकी हैं। इकोनॉमी हम बोल सकते हैं सारे ज़्यादातर बिजनेस लॉसेस में है, जॉब कट्स हो रहे हैं, डिमांड नहीं है, तो इस वजह से लॉसेस में होंगे। और जाहिर सी बात है बहुत सारे बिजनेसेस तो बैंक से लोन लेते ही हैं। अब जब उनका बिजनेस ही नहीं चल रहा है, उनका रेवेन्यू कुछ है ही नहीं, तो इंस्टॉलमेंट भी दे नहीं पाएंगे, ईएमआई। और जब वो ईएमआई नहीं दे पाएंगे तो वो पैसा एनपीए की कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि अपनी ईएमआई तो दे ही नहीं पाएंगे, बिजनेस तो है ही नहीं कुछ। तो ये सारी चीजें हैं जो एनपीए से रिलेटेड है, जो हमें समझनी है। उसके अलावा इंडिया श्रीलंका के रिलेशंस के ऊपर एक आर्टिकल है जिसमें यह बोला है, क्योंकि श्रीलंका में जो है अगले महीने अगस्त में पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हैं, तो इसमें यह कह रहे हैं कि इंडिया श्रीलंका को अपनी टाइज को रीसेट करना चाहिए इन द टाइम ऑफ पोल्स एंड पेंडेमिक। एक तो कोविड-19 है और इलेक्शंस भी हैं, तो अपने टाइज को रीसेट करना चाहिए। क्योंकि 2015 के बाद से हम समझ रहे थे कि श्रीलंका के साथ हमारा कॉपरेशन बढ़ेगा, हमारी उम्मीद ये थी, लेकिन किसी वजह से श्रीलंका के साथ हमारा कॉपरेशन नहीं बढ़ पाया इतना अच्छे से। श्रीलंका और चाइना के बीच में कॉपरेशन 2015 के बाद से काफ़ी बढ़ रहा था और चाइना का इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा हो रहा था श्रीलंका में, या हो रहा है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट जो श्रीलंका के एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना यह है कि हम श्रीलंका के ट्रैप में, डेब्ट ट्रैप में फंस सकते हैं। इसलिए श्रीलंका के कुछ एक्सपर्ट्स ये कहना चाह रहे हैं कि चाइना से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करा जाए और इंडिया से फ्रेंडशिप ही एक बेटर ऑप्शन है। तो वहां पर अगले महीने पार्लियामेंट्री इलेक्शन भी है, तो यहां पर ऑथर ये कहना चाह रहा है कि इंडिया और श्रीलंका ये बेस्ट टाइमिंग है। एक तो साथ में मिलकर कोविड-19 से लड़ना है, कोविड-19 से जीतना है। कोरोना के उसमें टाइम पर दोनों कंट्रीज में प्रॉब्लम है, और श्रीलंका तो टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी भी है, वहां तो बहुत सारे टूरिस्ट भी आते हैं, तो बहुत लॉसेस में भी चल रहा है श्रीलंका। और इंडिया से हेल्प भी मांगी है उन्होंने, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट वगैरह साइन हुआ, वो अभी आगे हम डिस्कस करेंगे, लोन वगैरह भी मांगा है। तो ये सारी चीजें इंडिया श्रीलंका के बीच में लगातार चल रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें अपने टाइज रीसेट करने की जरूरत है। इंडिया श्रीलंका को इकोनॉमिक ऑपरेशन तो करना ही है, और उसके अलावा कोविड-19 से कैसे लड़ना है, हेल्थ सेक्टर का ऑपरेशन, वो भी हमें चाहिए। तो ये एक्सपर्ट्स का कहना है इस आर्टिकल में। उसके अलावा आरबीआई ने साइन किया है श्रीलंका के साथ $400 मिलियन करेंसी स्वैप फैसिलिटी फॉर श्रीलंका। देखिए करेंसी स्वैप होता क्या है? करेंसी स्वैप फैसिलिटी का मतलब है कि जब मान लिया कि इंडिया श्रीलंका को लोन दे रहा है, तो अगर श्रीलंका इंडिया से लोन लेगा तो हम तो इंडियन रुपी में देंगे लोन, ठीक है। और लेकिन श्रीलंका का कहना यह है कि हमें इंडियन रुपी में लोन नहीं चाहिए, हमें ना डॉलर्स की रिक्वायरमेंट है। तो अब हम किसी थर्ड करेंसी में जब श्रीलंका को लोन देंगे डॉलर्स में, तो उसे बोलते हैं करेंसी स्वैप, ठीक है। हम वैसे ही श्रीलंका को पहले ही लोन वैसे तो दे ही रहे थे क्योंकि एग्रीमेंट साइन है हमारा, तो लेकिन श्रीलंका का कहना है कि वो जो लोन है इंडियन रुपी के बजाय हमें डॉलर्स में दिए जाए, क्योंकि हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स गड़बड़ चल रहे हैं। तो आरबीआई ने साइन करा कि ठीक है, हम आपको $4 प्रोवाइड कर रहे हैं, $400 मिलियन। ये एक थर्ड करेंसी है। इंडिया श्रीलंका में डॉलर्स नहीं चलता, लेकिन श्रीलंका को डॉलर्स की जरूरत है, और हमारे पास डॉलर्स के जो रिजर्व्स हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, आरबीआई की कस्टडी में रहते हैं। तो आरबीआई करेंसी स्वैप फैसिलिटी श्रीलंका को प्रोवाइड करने वाला है। तो करेंसी स्वैप ट्रांजैक्शन क्या है? द फर्स्ट पार्टी बोरोज अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी, इंपॉर्टेंट है इसमें फॉरेन करेंसी, तभी करेंसी स्वैप बोलेंगे, फ्रॉम द काउंटर पार्टी एट द फॉरेन एक्सचेंज रेट इन इफेक्ट। तो ये करेंसी स्वैप होता है। उसके अलावा मोरेटोरियम क्या है? मोरेटोरियम, ठीक है, पीएम राजापक्षे हैड इन फरवरी सॉर्ट अ डेब्ट मोरेटोरियम। मोरेटोरियम का मतलब है कि जैसे अगर आप बैंक से लोन लिया आपने, और जब लोन लेंगे तो अगले महीने से आपकी ईएमआई भी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन आपने बैंक को रिक्वेस्ट करी कि देखो 3 महीने तक जो है ईएमआई स्टार्ट मत करना, अभी तो आपने लोन दिया, 3 महीने के बाद पहले ईएमआई स्टार्ट करेंगे। तो बैंक एग्री हो गया, मान लिया कि एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो वो जो बैंक एग्री हो गया कि ठीक है 3 महीने के बाद आपकी ईएमआई स्टार्ट होगी, तो उस टाइम पीरियड को बोलते हैं मोरेटोरियम, ठीक है। इस टाइम पीरियड को बोलते हैं मोरेटोरियम। मोरेटोरियम मतलब एक ऐसा पीरियड है जिस टाइम पर आपको अपनी ईएमआई पे ही नहीं करनी। तो ये ईएमआई हॉलिडे हो गया, छुट्टी हो गई, कोई ईएमआई नहीं देनी।
तो उसे हम बोलते हैं उस टाइम पीरियड को मोरेटोरियम। जैसे कोविड-19 की वजह से आरबीआई ने क्या करा, आरबीआई ने मोरेटोरियम दिया। तो जिन लोगों ने भी होम लोन, एजुकेशन लोन, व्हीकल लोन, अलग अलग तरीके के इंडस्ट्रीज है उन्होंने लोन लिया था, तो आरबीआई ने उन्हें पहले 3 महीने का मोरेटोरियम दिया। 3 महीने का मोरेटोरियम का मतलब है हमें अपनी ईएमआई इन 3 महीने पे नहीं करनी, कोविड-19 की वजह से 3 महीने के बाद ही हमारी ईएमआई अब देनी होगी। वो टाइम पीरियड एक्सटेंड हो जाएगा। मान लो कि हमने 5 साल तक ईएमआई देनी थी अभी से, तो हमारा शुरू के 3 महीने गए, तो अब हमें 5 साल तक ही ईएमआई देनी है, लेकिन 3 महीने आगे एक्सटेंड हो गया। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट है मोरेटोरियम का, और ये 3 महीने का अब दोबारा से 3 महीने और दिए हैं आरबीआई ने मोरेटोरियम। ठीक है, ताकि लोगों के ऊपर बर्डन ना रहे, और वो पैसा एनपीए की कैटेगरी में भी नहीं आएगा, क्योंकि 3 महीने तक ईएमआई ना दे तो एनपीए की कैटेगरी में आ जाता है। तो इसलिए एक तरीके से 6 महीने दे रहे हैं कि वो पैसा एनपीए की कैटेगरी में ना आए। लेकिन फिर भी आरबीआई कह रहा है कि मार्च 2021 तक 14.7% लगभग ग्रॉस एनपीए हो जाएगा। मोरेटोरियम दे रहे हैं, अगर मोरेटोरियम नहीं देंगे तो ग्रॉस एनपीए और बढ़ने वाला है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से लोग अपनी ईएमआई नहीं पे कर पा रहे। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं मोरेटोरियम। तो श्रीलंका ने जो इंडिया से लोन लिया है उसकी इंस्टॉलमेंट वो पे करते हैं, तो उन्होंने मोरेटोरियम बोला है कि अभी मत लो इंस्टॉलमेंट्स अपनी, बाद में हम पे करेंगे, अभी कुछ टाइम रुक जाओ, जो है महीने, 1 साल 2 साल। तो मोरेटोरियम मांगा है कि टाइम पीरियड दे दो, इंस्टॉलमेंट बाद में लेना, अभी हमारी कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं है। तो वो उन्होंने मांगा था। उसके अलावा करेंसी स्वैप एग्रीमेंट हमने साइन करा है, जो भी हमने उन्हें लोन दिया है उसके बदले में हम उन्हें डॉलर्स देंगे, लोन बेसिकली डॉलर्स में हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा लिखा हुआ है मोरेटोरियम। ये पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल सकती है, इक्वेशंस आईएएस। ठीक है, उससे वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा यही लिखा हुआ है कि श्रीलंका की इकोनॉमी हैज बीन हिट बाय नोवल कोरोना वायरस विद टूरिज्म। ठीक है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, और ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, चाइना इज ऑलरेडी वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्ट इन वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन श्रीलंका, बट देयर हैज बीन क्रिटिसिज्म बोथ लोकली एंड इंटरनेशनली। ग्रोइंग कंसर्न दैट चाइना हैज ल्योर्ड श्रीलंका इनटू अ डेब्ट ट्रैप। ठीक है, क्रिटिसिज्म किया जा रहा है कि चाइना ने श्रीलंका को फंसा दिया है डेब्ट ट्रैप पे। ठीक है, तो इसलिए श्रीलंका के लिए बेटर रहेगा कि इंडिया के साथ फ्रेंडशिप कर ले। उसके अलावा ये एक एडिटोरियल है, स्टेइंग अवे फ्रॉम पॉलिटिकल थिकेट्स। इसका मतलब ये है कि इस आर्टिकल में जो है गवर्नमेंट को एक तरीके से क्रिटिसाइज करा है, या जुडिशरी को इसमें क्रिटिसाइज करा है संजय हेगड़े ने। ठीक है, यहां पर वो बोल रहे हैं कि इवन अंडर सोवरेन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट्री एंड लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी इन देयर एरियाज ऑफ वर्किंग मस्ट बी रिस्पेक्टेड। तो बेसिकली आर्टिकल किस चीज से रिलेटेड है, आपको ना सारी चीजों का बैकग्राउंड समझना पड़ेगा, तभी आपको एडिटोरियल समझ आने वाला है। केवल एक रीडिंग कर लेने से एडिटोरियल आपको समझ नहीं आएगा। तो आपको ये समझना है कि किस कंटेक्स्ट में है, ये जो वहां पर राजस्थान की में चल रहा है लगातार, उसके बारे में है। क्योंकि अब हुआ क्या, यहां पर संजय हेगड़े का कहना यह है, क्योंकि स्पीकर जो होता है ना, स्पीकर की पावर, पहले स्पीकर की पावर समझ लेते हैं, उसके बाद ये चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, ये एक जुडिशियल इनडिसिप्लिन, ये दोनों एडिटोरियल एक तरीके से लिंक्ड है, एक ही कंटेक्स्ट में है, तो पूरा समझ लेते हैं। रोल ऑफ स्पीकर समझते हैं पहले। स्पीकर, विधानसभा में जो स्पीकर होता है उसका रोल क्या होता है, हाउस को चलाना प्रॉपरली। ठीक है, सोल रिप्रेजेंटेटिव और गार्जियन होता है, ठीक है, मेंबर्स का, और वहां जितनी भी कमिटीज होती हैं उनको भी मैनेज करता है। प्रिंसिपल स्पोक्स पर्सन होता है हाउस का, रिप्रेजेंट्स द कलेक्टिव वॉइस ऑफ द हाउस, और उसका जो डिसीजन होता है पार्लियामेंट्री मैटर में वो फाइनल और बाइंडिंग होता है। ठीक है, ऑर्डिनरली कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। जैसे स्पीकर अगर विधानसभा में या लोकसभा का स्पीकर अगर किसी बिल को बोले ये मनी बिल है, तो वो फाइनल होता है, वो कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेकिन बस बात ये है, जैसे यहां पर भी अगर हम बोले केहुतो होलोहन, ये इंपॉर्टेंट है, 1992 का केस था, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि स्पीकर का डिसीजन फाइनल होगा। ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू होगा। स्पीकर कोई डिसीजन लेता है, ठीक है, डिसीजन लेता है, ये नहीं कि डिसीजन अंडर प्रोसेस है, स्पीकर का कोई भी डिसीजन होगा वो जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। ठीक है, स्पीकर का काम ऑर्डर को मेंटेन करना, हाउस का डेकोरम देखना, डिबेट कितने मिनट की होगी, आधे घंटे की होगी, 1 घंटे की होगी, ये सारी चीजें डिसाइड करना। ठीक है, तो फाइनल इंटरप्रेटर जो है, प्रोसीजर कैसे चलेगा हाउस का, वो स्पीकर ही डिसाइड करेगा, ये स्पीकर का रोल है। अब बात होती है डिस्क्वालिफिकेशन की।
तो स्पीकर डिफेक्शन के ग्राउंड में किसी मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर सकता है। तो डिफेक्शन का मतलब है कोई पॉलिटिकल पार्टी, जैसे कांग्रेस के कुछ एमएलए छोड़कर बीजेपी में चले जाएं तो उसे बोलेंगे डिफेक्शन। तो उस ग्राउंड में स्पीकर मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई कर सकता है, ठीक है। तो वो डिस्क्वालिफिकेशन की पावर्स होती हैं स्पीकर की, एग्जाम में कई बार आया है, डिस्क्वालिफिकेशन की पावर्स किसके पास होती हैं, तो स्पीकर के पास होती हैं। तो एक तो ये है। लेकिन अब देखिए स्पीकर कौन होता है। स्पीकर बेसिकली अपॉइंट कौन करता है, स्पीकर होता है जो रूलिंग पार्टी है, जैसे वहां पर कांग्रेस पावर में है राजस्थान में, तो स्पीकर भी कांग्रेस पार्टी ही नॉमिनेट करती है। वहां पर इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन होता है स्पीकर का विधानसभा के अंदर, और वही जीतता है जिसके पास मेजॉरिटी है। तो बेसिकली वो जो स्पीकर है वो ओरिजिनली कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करता था। अब उससे ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो फेयर रहे, इंडिपेंडेंट रहे, बायस ना हो, पक्षपात ना करेगी बीजेपी या कांग्रेस है, उसका काम है हाउस चलाना ठीक से। लेकिन ऐसा होता नहीं है रियलिटी में। स्पीकर क्या करता है, ज्यादातर अपनी जो पेरेंट पार्टी थी जिसको बिलोंग करता था उसी के फेवर में ज्यादातर चीजें बोलता है। तो यहां भी राजस्थान में ऐसा ही हुआ है। राजस्थान में जो स्पीकर है, ऐसा कहा जा रहा है कि वो 22 होगा, कि वो पक्षपात कर रहा है। वो जो 19 एमएलए हैं जिन्होंने विद्रोह करा है एक तरीके से सीएम के अगेंस्ट, उनका डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स तुरंत स्टार्ट कर दिया, बदला ले रहा है एक तरीके से कि कांग्रेस के साथ होगा, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि वो 19 एमएलए कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया स्पीकर के जो वर्डिक्ट है, स्पीकर का जो डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स थी उसके ऊपर हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया, ठीक है। तो अब लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे कि अरे स्पीकर ने तो अभी डिसाइड ही नहीं करा है, स्पीकर की उसमें हाई कोर्ट ने कैसे टांग अड़ा दी, स्पीकर को डिसाइड तो करने दो, स्पीकर की पावर ही खत्म कर रहे हैं, जुडिशरी टांग अड़ा रही है, जुडिशरी इमेच्योर है, ये जुडिशरी का मतलब लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। जुडिशरी को अभी बीच में घुसना नहीं चाहिए जब तक कि स्पीकर फाइनल डिसीजन ना ले ले। तो स्पीकर सुप्रीम कोर्ट चले गए कि भाई मुझे डिसाइड ही नहीं करने दे रहे, हाई कोर्ट ने टांग अड़ा दी एक तरीके से, ठीक है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट का ही फेवर किया है, फिलहाल स्टे नहीं लगाया है हाई कोर्ट के ऑर्डर में। तो ये सारा आर्टिकल उसी से रिलेटेड है। आर्टिकल क्या है, यहां पर यही बोला है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सोवरेन है, ठीक है, फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल पावर। तो पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी, मतलब हमारी विधानसभा या लोकसभा राज्यसभा इनकी सुप्रीमेसी है, तो इनके एरिया ऑफ वर्किंग में को रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो ये एडिटोरियल बेसिकली क्रिटिसाइज कर रहा है एक तरीके से जुडिशरी को, हाई कोर्ट को, कि ये कह रहा है कि हाई कोर्ट को, क्योंकि विधानसभा की भी अपनी एक सुप्रीमेसी है अपने एरिया ऑफ फंक्शनिंग में, वर्किंग में, तो उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए हाई कोर्ट को। पहले स्पीकर को डिसाइड तो करने दो, तुमने अब उसे रोक ही दिया, तुम नहीं डिसाइड कर सकते कुछ, ठीक है। तो ये बेसिकली एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है। तो उसमें पूरा का पूरा, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ चीजें तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है कि क्या है, ठीक है। होलोहन केस जैसे ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है कि डिस्क्वालिफिकेशन पावर किसके पास रहती है, स्पीकर के पास रहती है अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। 1985 में ऐड हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। 10th शेड्यूल ऐड हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब कोई जो पॉलिटिकल पार्टी का जो मेंबर है जो इलेक्शन जीत चुका है, एमएलए एमपी, अपने इलेक्शन टिकट, जो इलेक्शन सिंबल कांग्रेस का था और इलेक्शन जीतने के बाद वो पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चला जाए तो उसे बोलते हैं डिफेक्शन। डिफेक्शन के रीजन कुछ भी हो सकते हैं, एम्बिशन हो सकता है उसका कोई, या लालच में पैसा लिया हो इसलिए भी डिफेक्शन हो सकता है, या एक्सप्लॉयटेशन हुआ उसका पार्टी में, इस वजह से उसने पार्टी छोड़ दी, अलग अलग रीजंस हो सकते हैं डिफेक्शन के। तो थोड़ा समझ लेते हैं, हमारा ये सुप्रीम लॉ है, हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, इसके हिसाब से ही पूरा देश चलेगा। अब कॉन्स्टिट्यूशन लोगों के लिए भी है, सरकार के लिए भी। सरकार को अगर हम डिवाइड करें 3, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेटिव क्या है, अगर हम सेंटर की बात करें तो लोकसभा, राज्यसभा। जैसे लोकसभा में 545 मेंबर्स और राज्यसभा में हमारे पास ये हो गया 245 मेंबर्स, तो लगभग कितना हो गया हमारा 790 लेजिस्लेटिव का पार्ट हो गया। जो कानून बनाते हैं तो सब पार्टिसिपेट करते हैं कानून बनाने में, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, सब, ठीक है। ये सेंट्रल लेवल पे बात कर रहा हूं, खैर ये आर्टिकल तो स्टेट के हिसाब से। एग्जीक्यूटिव कौन होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अगर मैं यहाँ की बात करूं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो मंत्री लोग हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की बात करूं तो ये 75-80 के करीब होंगे,
तो एग्जीक्यूटिव आए कहां से? इन्हीं 790 में से 70, 75, 80 लोग जो सरकार चला रहे हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम। तो प्राइम मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव भी है और लेजिस्लेचर का भी पार्ट होते हैं, ठीक है। और कांग्रेस जो है ये लेजिस्लेचर का पार्ट है लेकिन एग्जीक्यूटिव नहीं है क्योंकि सरकार उनकी नहीं है। तो डिसीजंस हर चीज में, ज्यादातर चीजों में एग्जीक्यूटिव ही ले रहे हैं, लेकिन कानून बनाने के लिए लेजिस्लेचर, ठीक है। तो ये जो है एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का पार्ट है, लेकिन सारे लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव नहीं होते। तो ये आपको पता होना चाहिए। जुडिशरी क्या है? लॉ को इंटरप्रेट करती है। जुडिशरी का काम है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है तो जुडिशियल रिव्यू के थ्रू किसी भी कानून को भी रद्द कर सकती है, और एग्जीक्यूटिव अगर कोई लॉ इन्फोर्स कर रहे हैं गलत तरीके से तो उसके ऊपर भी रोक लगा सकती है। तो जुडिशरी का काम है लॉज को इंटरप्रेट करना कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सब कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो वो जो एडिटोरियल था बेसिकली वो ये कह रहा है कि जुडिशरी को, ये लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव होते हैं या पार्लियामेंट होते हैं, इनकी जो एरिया फंक्शनिंग है उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो ऐसा इस एडिटोरियल में कहा गया है, ठीक है। तो जुडिशियल इनडिसिप्लिन, ये भी एडिटोरियल इसी से रिलेटेड है। इश्यू क्या है? ऑफिस ऑफ स्पीकर इज वेस्टेड विद अ ग्रेट प्रेस्टीज, पोजीशन एंड अथॉरिटी and independence and partiality of a speaker becomes its sine qua non। sine qua non का मतलब है essential condition, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है। स्पीकर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी विधानसभा को चलाने के लिए, या लोकसभा का स्पीकर है लोकसभा को चलाने के लिए। कोहितो होलोहन केस में भी एक जज ने, सुप्रीम कोर्ट के जज ने ऑब्जर्व करा था कि स्पीकर का जो रोल है उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। जो है ऑफिस इलेक्शन एंड टेन्योर डिपेंड्स ऑन मेजॉरिटी विल द हाउस, ठीक है। तो सस्पिशन रहता है कि स्पीकर जो है पक्षपात कर सकता है। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट के जज पहले भी कह चुके हैं। तो यहां पर ये भी एडिटोरियल बेसिकली हाई कोर्ट के को क्रिटिसाइज कर रहा है एक तरीके से, जुडिशियल इनडिसिप्लिन, कि जुडिशरी अगर डिसिप्लिन्ड होता तो हाई कोर्ट क्या है, इंटरफेयर नहीं करता स्पीकर के जो उन्होंने प्रोसीडिंग स्टार्ट करी थी डिस्क्वालिफिकेशन की। तो यहां पर ये एडिटोरियल बेसिकली क्रिटिसाइज कर रहा है। तो वही लिखा हुआ राजस्थान हाईकोर्ट है डिसरिगार्डेड लॉ लेड डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कहा था 1992 होलोहन केस में कि जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है जब डिसीजन आ जाए, स्पीकर फाइनल वर्डिक्ट दे दे। स्पीकर ने फाइनल वर्डिक्ट नहीं दिया, प्रोसेस स्टार्ट की थी और हाईकोर्ट ने बीच में ही टांग अड़ा दी। तो ऐसा इस एडिटोरियल में कहना है। तो ये लगातार न्यूज में है, ये आपको एक अच्छे से आइडिया होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है, और फिर नेक्स्ट सेशन में से आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।